हेलो दोस्तों, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए, सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी। कोई भी पर्सन जो हकदार है किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए कोर्ट में, अगर वो किसी भी डिसेबिलिटी के अंडर हो तो उसको सेक्शन 6 क्या बेनिफिट देता है। तो चलिए सेक्शन 6 मैं शुरू करता हूँ। कोई भी पर्सन, देखिए उसका जो सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है, कोई भी पर्सन जो हकदार है एक सूट को इंस्टीट्यूट करने का और जो भी एप्लीकेशन कोई भी कोर्ट में देने का, तो जो भी पीरियड है जब से वो काउंट होगा, अगर उस पीरियड को काउंट करने के वक्त, शुरू करने के वक्त कोई भी पर्सन एक किसी भी डिसेबिलिटी के अंडर है, जैसे सेक्शन 6 में बताया गया है, जब वो माइनर हो, इंसेन हो या इडियट हो, तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लिमिटेशन है, जो उसकी काउंटिंग होगी, जब वो पर्सन की डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तब से ही उसकी काउंटिंग की शुरुआत होगी, उससे पहले नहीं। जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि किसी भी पर्सन जो अंडर डिसेबिलिटी है, जो कि माइनर, इंसैनिटी और इडियट हो सकता है, जब डिसेबिलिटी उसकी कायम है तब उस वक्त उसकी जो भी किसी सर्टेन इवेंट की इंस्टीट्यूशन ऑफ लिमिटेशन हो वो तब से शुरू नहीं होगी, उसकी डिसेबिलिटी के बाद ही उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो चलिए सब सेक्शन 2 क्या कहता है। अगर कोई भी पर्सन किसी दो डिसेबिलिटी के अंडर हो, तब जब भी दोनों डिसेबिलिटीज़ ख़त्म होंगी तब से ही उसकी काउंटिंग होगी, जो लिमिटेशन की शुरू की जाएगी। अगर जो भी पर्सन है जो डिसेबिलिटी के अंडर है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी मौत होने के बाद अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ठीक है, उसके अंडर कोई डिसेबिलिटी वो नहीं है, जो उसके फादर या मदर जो उनकी ऊपर की पीढ़ी के पर्सन में थी, उसके बाद ही अगर उसके बाद उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में मरने वाले आदमी के, तो वो उसी पीरियड में जो कि शेड्यूल में बताया गया है, उसके मरने के बाद जितना समय लिमिटेशन का प्रिस्क्राइब्ड है उसी समय में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी अपना सूट या एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अगर एलआर्स भी, आगे सब सेक्शन 4 क्या कहता है, अगर उस मरने वाले आदमी या औरत के जो एलआर्स हैं वो भी सेम डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हैं, तो जो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के रूल थे वो अप्लाई होंगे कि जब उनकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तब से ही लिमिटेशन का पीरियड शुरू किया जाएगा, उसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। अब आगे सब सेक्शन 5 क्या कहता है। अगर एक बंदे की जो डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जैसे उसकी लिमिटेशन जैसे सूट फॉर रिकवरी 3 साल की है, एक आदमी की डिसेबिलिटी ख़त्म हो गई, तो जब से उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हुई अब उसके पास 3 साल है कोई भी सूट या एप्लीकेशन देने के लिए। अब क्या हुआ, 1 साल तक उसने कोई भी सूट या एप्लीकेशन जिसके लिए वो राइटफुल था, हकदार था, उसने नहीं दी कोर्ट में, तो 1 साल का पीरियड तो निकल गया। अब क्या बचा, 2 साल का पीरियड। तो अब उसकी डेथ हो गई, तो लिमिटेशन तो शुरू हो चुकी थी, तो जो उसके एलआर्स हैं, जो रिमेनिंग पीरियड है 2 साल का, वो उसके अंदर ही जो सूट था और एप्लीकेशन था, जो उनके पिछली पीढ़ी के जो पर्सन हकदार थे फाइल करने के कोर्ट में, तो एलआर्स को ये राइट मिलेगा कि जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें ही वो एप्लीकेशन और सूट इंस्टीट्यूट कर पाएंगे। सब सेक्शन 5 हमें ये बताता है।
अब इसमें एक और बात क्या कही गई है कि जो ये सेक्शन है, सेक्शन 6, इसमें जो माइनर वर्ड यूज़ किया गया है, माइनर में ये चाइल्ड इन वोम भी इंक्लूड करेंगे। कुछ केस लॉज हुए थे इस अमेंडमेंट से पहले जिसमें कि कन्फ्यूजन था कि अगर चाइल्ड इन वोम हो तो उसे क्या उसका राइट एज अ माइनर प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं। तो ये अमेंडमेंट के बाद इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया, स्पेशली एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी चाइल्ड इन वोम होगा वो भी एज अ माइनर कंसीडर किया जाएगा और उसके राइट्स भी ऐसे ही प्रोटेक्टेड होंगे जैसे माइनर के हैं, उसे भी माइनॉरिटी का बेनिफिट दिया जाएगा। इसके आगे कुछ केस लॉज में आपको जो उनका केस लॉज का व्यू है इन जनरल में मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए केस लॉ में ये ज़्यादातर कहा गया कि जो भी पर्सन सेक्शन 6 का बेनिफिट अलेज करता है, मांगता है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर है, उसे ही ये साबित करना होगा कि सेक्शन 6 के जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। अब इसके बाद एक और केस लॉ में क्या कहा गया कि ये रनिंग ऑफ लिमिटेशन को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये क्या करता है, लिमिटेशन को ही एक्सटेंड कर देता है। देखिए अगर एक बंदे की डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाए तो लिमिटेशन का पीरियड उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। अगर कुछ समय के बाद फिर वो उसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो जाए तो वो सेक्शन 6 का बेनिफिट दोबारा से अवेल नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट की एक खासियत है, अगर एक बार लिमिटेशन शुरू हो गई तो इन बिटवीन वो कभी नहीं रुकती, उसकी काउंटिंग चलती ही रहती है। तो इसी से एक केस लॉ में कहा गया कि ये रनिंग ऑफ लिमिटेशन को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये लिमिटेशन को ही एक्सटेंड कर देता है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऑर्डर 21 की भी एप्लीकेशंस इसी में इंक्लूडेड हैं। जो एप्लीकेशंस की बात की गई है इसमें ऑर्डर 21 की भी एप्लीकेशंस इंक्लूडेड है। एग्जीक्यूशन की भी एप्लीकेशन सेक्शन 6 के बेनिफिट के अंडर आती है। अब आगे क्या कहा गया इसमें एक केस लॉ में, अगर एक गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड ने भी एक सूट ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर इंस्टीट्यूट किया या कोई एप्लीकेशन दी, तो भी जो माइनर पर्सन है या कोई पर्सन अंडर जैसे माइनर पर्सन है उसके बिहाफ पर उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किया या कोई भी एप्लीकेशन दी, तो वो मेजर होने के बाद भी सेक्शन 6 का बेनिफिट क्लेम कर सकता है। इसमें दो राय हैं केस लॉज में, मैंने आपको ये व्यू पॉइंट बताया है। अब इसके बाद इन्होंने बताया कि ये सिर्फ एप्लीकेशंस और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स पर ही एप्लीकेबल है, ये अपील्स पर एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी माइनर या इंसेन अपीलेंट इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। इसके लिए सेक्शन 5 का प्रोविज़न आपको मैंने पहले ही बताया, अपील्स के लिए वो प्रोविज़न है, उसमें हम कंडोनेशन ऑफ डिले कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक्सटेंशन है, उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले है। अब आगे कुछ केस लॉ में कुछ पॉइंट्स सम अप किए गए हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं इस सेक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए। देखिए पहले तो जो पर्सन है जो एंटाइटल्ड है कोई भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन देने के लिए, उसको ही अंडर डिसेबिलिटी होना चाहिए, कोई दूसरे की डिसेबिलिटी का बेनिफिट वो नहीं ले सकता। देखिए इसके बाद क्या है, जो भी सूट इंस्टीट्यूट किया गया है ये उस पर्सन के लिए है जो जिसका हक है इंस्टीट्यूट करने का सूट का। देखिए डिफेंडेंट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है, अगर डिफेंडेंट्स अंडर डिसेबिलिटी हैं तो प्लेंटिफ इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। इसका जो भी राइट किसी का जो बनता है, जो ब्रीच हुआ, जिसके लिए उसको जुडिशियल रेमेडी अवेल करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ सूट और एप्लीकेशन, तो उस पर्सन को ही अंडर डिसेबिलिटी होना चाहिए। उसके प्रतिवादी पर इसका कोई बेनिफिट लागू नहीं होगा, कोई उसके डिफेंडेंट के डिसेबल होने से उसको इस सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आगे क्या कहा गया, जब भी लिमिटेशन सेक्शन 6 के अंडर हम काउंट करेंगे
तो जब भी इंस्टीट्यूशन ऑफ लिमिटेशन होगी, जब भी कोई इवेंट अराइज हुआ, तो उसके बाद जो भी सेक्शन 6 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जब से पीरियड वो स्टार्ट होगा वो पीरियड भी अंडर डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा। जितना भी पीरियड हो, जितना भी पीरियड उस इवेंट से पास ऑन हुआ है, गुज़रा है, जितना भी, वो सारा पीरियड ही अंडर डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी उस पीरियड को वो एक्सक्लूड कर पाएंगे, तभी सेक्शन 6 का बेनिफिट ले पाएंगे। और आखिर में वही बात कि प्रोसीडिंग्स जो भी हैं वो सूट की या एप्लीकेशन की ही होनी चाहिए। अपील्स पर इसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो भी सेक्शन 6 है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स पर भी, केसेस पर भी अप्लाई होता है, सेक्शन 6 का बेनिफिट उन पर भी मिलता है। अब इसमें क्या कहते हैं, जब भी जैसे माइनर पर्सन है, जो डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी होगी, एक केस, कई केस लॉस में ये कहा गया ऑन द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी है जो, वो भी एक्सक्लूड की जाएगी। उसके अगले दिन से ही लिमिटेशन का पीरियड जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो काउंट किया जाएगा, उससे ही उसकी काउंटिंग शुरू होगी, उस दिन से नहीं जब वो माइनर पर्सन ने मेजॉरिटी अटेन की। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। मैं आपको सिंपल से सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी जनरल केस लॉज हैं मैं उनका व्यू पॉइंट ज़रूर आपको बताता हूँ कि जो ये सेक्शन के प्रति केस लॉज का क्या व्यू पॉइंट है, जनरल वे में क्या चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।